नमस्कार साथियों, मैं हूं बनवारी परिहार और मैं आपके लिए लेके आया हूं एयरफोर्स के लिए फुल सिलेबस के प्रैक्टिस सेट। और आप सभी का फिजिक्स क्लासेस कुचामन सिटी में आपका स्वागत है। और मैं बनवारी परिहार कुचामन सिटी के अंदर फिजिक्स की क्लासेस काफ़ी दिनों से ले रहा हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए टाइम के ऊपर फिजिक्स के फुल सिलेबस के और चैप्टर वाइज आपके लिए टेस्ट लेके आऊँ मैं। अब आपको जो रिसेंटली आपका एग्ज़ाम होने वाला है एयरफोर्स का, उसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एयरफोर्स की टेस्ट सीरीज़ जो कि फुल सिलेबस पे आधारित है। तो अपन चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले की तुलना में दूसरा माध्यम भिन्न होता है, तो कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित होती है। तो इसके अंदर क्या परिवर्तित होता है, इसके अंदर अपन यदि हम देखते हैं तो हमारा इसके अंदर क्या कंसेप्ट होता है। देखो ये अपन समझते हैं, ये हमारा क्या है, सघन माध्यम है। ये सघन माध्यम है। अब इसमें क्या होता है कि जब यहाँ से प्रकाश किरण प्रवेश करेगी और अंदर जाएगी इस सघन माध्यम में, और ये हमारा क्या है, विरल माध्यम है। अब जब यहाँ से प्रकाश एंटर करेगा तो इसकी जो चाल है वो अधिक होती है, यहाँ पर इसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका वेग कम हो जाएगा। इसकी जो तरंग धैर्य यहाँ पर ज़्यादा होती है, यहाँ पर जो तरंग धैर्य है लैम्डा डैश ये भी कम हो जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का वेग कम हो जाएगा और तरंग धैर्य कम हो जाएगी, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, मतलब फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसके हिसाब से हम यदि अपना ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन क्या है कि तरंग धैर्य और वेलोसिटी, मतलब ये वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रही है इसके अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई परिवर्ती हो रहा है कौन सी भौतिक राशि। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो वेग और तरंग धैर्य कम हो जाएगी, और यदि सघन से विरल में जाएगा तो वेग और तरंग धैर्य दोनों ही बढ़ जाएंगे, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अपरूपण विकृति के कारण क्या परिवर्तित होता है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं अपरूपण विकृति क्या होती है। अपरूपण विकृति क्या होती है, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई ठोस वस्तु है, हम इसके ऊपर यहाँ पर हम इसके ऊपर बल लगाएंगे, जो ऊपर वाली सतह है हमारी उसके समांतर एक बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि इसकी जो सतह है वो थोड़ी सी खिसक जाएगी ऊपर से, और ये इस प्रकार से इसकी आकृति चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हो गया, ये इसका एक प्रकार से घन के आकार की ठोस वस्तु है। यहाँ पर ये इसका विचलन हो जाएगा, यहाँ से दूर हो जाएगा। ये जो फलक है हमारा ये वाला, ये थोड़ा सा खिसक जाएगा। यदि हम यहाँ पर बात करें तो अपरूपण विकृति क्या हुई, अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति को किसको बोलते हैं, हम थीटा को बोलते हैं। तो ये वाली जो दीवार है कितनी बल लगाने से खिसक जाती है, तो वो एंगल से मतलब हमको, तो x अपॉन क्या होगा हमारा l। तो हमारी अपरूपण विकृति का फॉर्मूला क्या हो गया, x अपॉन l। x अपॉन l अपन अपरूपण विकृति, इसका मतलब इसमें कौन सी चीज बदली है, तो यहाँ पर इसकी आकृति बदलती है एक्चुअली। इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, c आ जाएगा। तो इसमें आकृति चेंज हो जाएगी। क्लियर होगी बात। मतलब इसके अंदर ये पहले घन या घनाभ थी, और अब जैसे आप बल लगाओगे तो इसकी आकृति चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब अपरूपण विकृति में ये होता है। क्लियर होगी बात। तो इसके अंदर अपरूपण जो विकृति होगी मतलब शेयरिंग स्ट्रेस होगा, तो क्या बदलता है, इसकी आकृति बदलेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संजक बल किसके बीच में लगता है। तो संजक बल किसके बीच में लगता है अपना, उसके बारे में अपन समझते हैं। तो संजक जो बल है हमारा, मतलब एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच में लगता है, जैसे पारे और पारे के अणुओं के बीच में, या फिर जल और जल के अणुओं के बीच में। तो इस प्रकार से एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसको संजक बल बोलते हैं, और इंग्लिश में हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें सी। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, वो क्या कह रहा है हमारा कि दिष्ट धारा के लिए प्रयुक्त एमीटर के द्वारा यदि प्रत्यावर्ती धारा नहीं नाप सकते हैं, क्यों? मतलब ये कह रहा है कि भाई दिष्ट धारा एमीटर द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा नहीं नाप सकते। इसका कारण क्या है कि दिष्ट धारा का जो एमीटर है उसका वो हमेशा औसत मान को नापता है, और हम क्या कर रहे हैं कि दिष्ट धारा एमीटर से हम प्रत्यावर्ती नापना चाह रहे हैं, और प्रत्यावर्ती धारा का जो एक चक्कर की औसत धारा है वो कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब ये रीडिंग नहीं बताएगा। तो यहाँ पर अपने काम की बात क्या है कि यदि हमारा मान लो एसी एमीटर है, एसी एमीटर क्या नापता है एक्चुअली, IRMS नापता है, मतलब IRMS नापता है, मतलब धारा का वर्ग माध्यम मूल मान नापता है। यदि एसी एमीटर है तो इसको अपन IRMS बोलते हैं। और यदि ये डिस्ट एमीटर है तो डिस्ट एमीटर हमेशा क्या नापेगा, एक्चुअली धारा का औसत मान नापेगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि भाई डिस्ट धारा के लिए प्रयुक्त एमीटर, मतलब हमारा ये वाला एमीटर है, डिस्ट एमीटर है जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा नापना चाहें मान लो, तो उसका जो एक चक्र में जो प्रत्यावर्ती धारा का मान है वो कितना होता है भाई, 0 होता है। इसका मतलब हम उसको प्रयुक्त नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया कि प्रत्यावर्ती का जो पूर्ण चक्र है उसके अंदर माध्य मान 0 होता है, इसलिए हम प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा एमीटर से नहीं नाप सकते। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्य मान 0 होता है, मतलब किसका, प्रत्यावर्ती धारा का। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्चुअली बी, कि एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल इज 0 फॉर एसी साइकिल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, मतलब यहां पर क्या याद रखना है, एसी एमीटर हमेशा धारा का वर्ग माध्यम मूल मान नापता है, और डीसी एमीटर हमेशा धारा का औसत मान नापता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी ओर अपन समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा उदाहरण पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट का नहीं है। इस पे आपको ध्यान रखना नहीं है। इसका मतलब पूर्ण अप्रत्यास्थ का नहीं है, इसका मतलब प्रत्यास्थ का कौन सा उदाहरण है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर सीधा ही क्या आएगा, एक बॉल बियरिंग जो किसी अन्य बॉल बियरिंग से टकराती है। मतलब ये उदाहरण किसका है, ये एक्चुअली किसका है, पूर्णतः प्रत्यास्थ, पूर्णतः प्रत्यास्थ या केवल प्रत्यास्थ। इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है। तो ये किसका आ जाएगा, इलास्टिक का है, इलास्टिक कोलिजन है ये। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन का ये एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, डी। और ये जो ऊपर के जो है वो एक्चुअली किसके हैं, अप्रत्यास्थ के हैं। अप्रत्यास्थ के उदाहरण है कि एक गोली को गुटके की ओर दागने पर यह गुटके में धंस जाती है। मतलब इन ऊपर वाले 3 उदाहरणों में गतिज ऊर्जा की हानि होती है। तो इसका मतलब ये अप्रत्यास्थ के उदाहरण है। और जो चौथा उदाहरण अपना डी, वो एक्चुअली प्रत्यास्थ का उदाहरण है। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। तो आंसर आएगा हमारा डी। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के बारे में ये क्वेश्चन। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो एक्चुअली ऊर्जा के संरक्षण के ऊपर आधारित है। मतलब क्या क्वेश्चन है अपना कि जो टोटल ऊर्जा है दी गई, निकाय को दी गई ऊर्जा, वो एक्चुअली आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस कार्य के समान, मतलब योग के बराबर होती है। इसका मतलब इसको तो हम बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, इसमें आएगा कार्य, और ये आ जाएगा एक्चुअली ऊष्मा। तो इसको बोलते हैं अपन ऊर्जा संरक्षण। मतलब निकाय को दी गई ऊष्मा 2 भागों में विभाजित होती है। एक भाग आएगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, एक आएगा कार्य। तो इस प्रकार से हम ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के ऊपर आधारित है। मतलब इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, बी आंसर आ जाएगा। क्लियर।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपन लाते हैं, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? नाभिकीय बल होते हैं, मतलब नाभिक के अंदर क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के बाहर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब नाभिक के अंदर प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि उदासीन होते हैं। तो ये हमेशा क्या होते हैं? एक तो आकर्षणात्मक प्रकृति का होता है नाभिकीय बल, दूसरी बात आवेश पर निर्भर नहीं करेगा, और ये लघु परास का है, मतलब कम दूरी तक लगता है। मतलब नाभिक की जो दूरी है, जो त्रिज्या है, वो बहुत ही कम होती है। तो इसका मतलब भौतिक 10⁻⁻15 मीटर अपन मान सकते हैं, एक प्रकार से 1 फर्मी मीटर। तो इसलिए इसकी जो परास बहुत कम है, कम दूरी के बीच में नाभिकीय बल लगता है, और ये हमेशा नाभिक के अंदर लगता है। इसका मतलब, और इसको आवेश से कोई मतलब नहीं है कि भाई जैसे न्यूट्रॉन उदासीन है और प्रोटॉन धनावेशित है तो भी आकर्षण ही होगा। इसका मतलब आवेश की प्रकृति पे निर्भर नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फोटोडायोड की सांकेतिक पहचान है। मतलब फोटोडायोड किसका क्या उत्तर आएगा? अपना सी आएगा। फोटोडायोड मीन्स क्या हो गया कि ऊपर से प्रकाश आपतित होगा और विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा। तो मतलब फोटोडायोड में क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। मतलब लाइट एनर्जी वुड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब फोटोडायोड का जो अपना डायग्राम है वो कौन सा आएगा? सी आएगा। क्लियर होगी बात? तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा भाई सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्यूरी का नियम। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? क्यूरी नियम कौन सा है? तो क्यूरी नियम इसमें कौन सा आ जाएगा भाई? सी आ जाएगा। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होता है? क्यूरी का नियम होता है। क्यूरी का नियम क्या होता है कि चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है बात? अर्थात इसका फॉर्मूला होता है X = C/T, जहां पर इसको हम बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, और ये इसका परमताप है। मतलब इसको बोलेंगे अपन परमताप। परमताप क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। क्लियर होगी बात? तो ये अपना फॉर्मूला है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। मतलब क्यूरी का जो नियम है वो एक्चुअली किसके लिए है? अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए है। समझ में आई बात? अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहने का मतलब इसमें एक चीज़ और समझनी है आपको कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, चुंबकीय गुण ग्रहण करने की क्षमता अनुचुंबकीय पदार्थों की घटती जाती है। इसका मतलब इसीलिए व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर होगी बात? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या अपना? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि सरल आवर्त गति में किसी भी क्षण कण के त्वरण और विस्थापन का अनुपात कितना होता है? तो हम क्या जानते हैं देखो कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? -ω² होता है। हमारा सरल आवर्त गति का जो चैप्टर है उसमें क्या होता है? त्वरण = -ω² होता है। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं? और a/y बराबर -ω², और a/y का मॉडुलस हम ले लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ω²। क्वेश्चन क्या हमारा कि सरल आवर्त गति में किसी क्षण त्वरण और विस्थापन का अनुपात। तो त्वरण और विस्थापन का जो अनुपात है वो ω² के बराबर होगा। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है? कोणीय आवर्ती या एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो ये ω² आ गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? सी आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? इसके ऊपर कई बार अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो अच्छी तरह आपको पढ़ के जाना है। ठीक है,
हमेशा ध्यान रखना, इस वाले इक्वेशन पे काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में अपने एयरफोर्स के अंदर। और आपको लगभग 10 प्रैक्टिस सेट में फुल सिलेबस के आपके लिए लेके आए हूँ, और आपको 1 बाय 1 सारे प्रैक्टिस सेट देख के जाने, ताकि आपके लगभग 20 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि कार्बन प्रतिरोध में 4 रंगों की पट्टिकाएं हैं, लाल, भूरा, नारंगी और रजत। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका कंसेप्ट क्या है कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये अपना सेंटेंस आपको याद रखना है। इसमें क्या कंसेप्ट है, यहां से स्टार्ट होगा ये संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है यहां पर। अब ये कंसेप्ट क्या है, देखो लाल एंड भूरा, जो कार्बन प्रतिरोध में जो स्टार्टिंग के जो 2 रंग है वो अंक को प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध के अंक को। तो सबसे पहले लाल है, तो लाल कहाँ है, ये है, तो इसका मतलब 2 आ गया। दूसरा अंक, दूसरा कलर क्या है, भूरा, तो दूसरा आ गया 1, मतलब ये बी मतलब ब्लैक, ये दूसरा बी मतलब ब्राउन, यहाँ पर बी का मतलब ब्लू। तो यहाँ पर ये भूरा नंबर है, तो भूरा क्या है 1 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फिर थर्ड कलर क्या है, नारंगी, मतलब ऑरेंज। नारंगी क्या हो गया, इसका आएगा ये एक्चुअली मल्टीप्लायर, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लायर होता है। तो मल्टीप्लायर यहाँ पर क्या होगा, 10 की घात 3, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, इसी प्रकार अपन लिखते हैं इसको, यहाँ तक लिखेंगे 10 की घात 9 तक लिखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लायर होता है। तो थर्ड जो कलर है वो मल्टीप्लायर होता है, तो नारंगी है, तो नारंगी यहाँ पर ओ का मतलब ऑरेंज है, तो ये 10 की घात 3 आएगा मल्टीप्लायर, तो 10 की घात 3 आ गया, प्लस माइनस। फिर क्या है, रजत, तो ये क्या है यहाँ पर गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो ये इसको बोलते हैं अपन संहिता, टॉलरेंस बोलते हैं इसको अपन, टॉलरेंस, टॉलरेंस या फिर हिंदी में बोलते हैं संहिता। तो यहाँ पर क्या है, गोल्ड की 5% है, सिल्वर की 10% है, और रंगहीन की 20% है। अपना क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पर कि रजत, रजत मतलब चांदी, मतलब सिल्वर, तो अपना यहाँ पर क्या हुआ 10% आ जाएगा ये। इसका मतलब हमारा प्रतिरोध क्या आ गया, ये आ गया। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट है कि 2 जो अंक है उसके तो प्रतिरोध के अंक को बताएगा, तीसरा जो कलर है वो किसको बताएगा, मल्टीप्लायर मतलब गुणांक को बताएगा, चौथा कलर किसको बताएगा, संहिता को बताएगा। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। तो इसका आंसर अपने ऑप्शन में देखते हैं, तो 21 गुणा 10 की घात 3 प्लस माइनस 10%, तो हमारा आंसर आ गया ए। तो कार्बन प्रतिरोध का जो प्रतिरोध है, जो रंग हमको दिए हुए हैं, उसका उत्तर कितना है, अपना आंसर आएगा ए, मतलब 21 गुणा 10 की घात 3 प्लस माइनस 10%। क्लियर होगी बात। तो ये आपको टेबल याद है तो अपना क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 3 गुना की गई है। तो हमारा इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, हमारा क्वेश्चन है कि भाई फ्रिंज की चौड़ाई, यहां पर जो फ्रिंज है, फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई को हम बीटा बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, डी लेमडा अपॉन 2d, ये यहां पर अपना फॉर्मूला है। अब यहां पर ये अपनी प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति। अब हम बात करते हैं जो हमारी सिचुएशन दी हुई है, तो हमारी जो अंतिम स्थिति है उसमें क्या दिया गया है कि झिर्रियों के बीच की दूरी 3 गुनी की गई है। इसका मतलब नई फ्रिंज की चौड़ाई जो है बी डैश है वो एक्चुअली हो जाएगी डी लेमडा अपॉन 3 गुना है, और 2d तो फ्रिंज की चौड़ाई होती है, फ्रिंज की चौड़ाई नहीं सॉरी, ये फ्रिंज के झिर्रियों के बीच की जो दूरी है उसको हम 2d बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 2d एज इट इज रहेगा। अब ये इसकी 3 गुना की है झिर्रियों के बीच की दूरी, तो 3 से गुना कर देंगे हम। अब हम इसको यदि सोल्व करते हैं तो ये आंसर क्या आ गया, बीटा अपॉन 3 हो जाएगा। मतलब नई फ्रिंज की चौड़ाई बीटा डैश एक्चुअली पुरानी वाली की तुलना में 1/3 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 गुना। मतलब नई फ्रिंज की चौड़ाई पुरानी वाली फ्रिंज का 1/3 है।
ये इस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। और ये 2d जो हमको दिया हुआ है यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ देखो, एक तो d है, एक लेमड़ा, एक 2d। d का मतलब है पर्दे के दूरी, मतलब यहाँ पर झिर्री है ना, जो झिर्री, ये यहाँ पर जो झिर्री है वो एवं पर्दा, ठीक है ना, पर्दे के मध्य दूरी है। समझ में ये बात, जो दो झिर्रियाँ हैं उसके और पर्दे के बीच की दूरी है। ये प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कौन है, लेमड़ा। और 2d क्या है, दो झिर्रियों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर ये झिर्रियों के बीच की दूरी है, तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे झिर्रियों के बीच की दूरी। तो इस प्रकार से अपन को फॉर्मूला पूरा क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या हमारा प्रक्षेप्य का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि प्रक्षेप्य का जो उड्डयन काल है वो इसमें पूछा गया है। मतलब एक फुटबॉल, यहाँ पर प्रक्षेप्य कौन है, फुटबॉल है, इसको 30 डिग्री एंगल से फेंका गया है और इसकी जो चाल है वो कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कितने समय में हवा में रहेगी, इसका मतलब उड्डयन काल। तो उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, 2u sin थीटा अपॉन जी। ये हमारा तिर्यक प्रक्षेप्य का उड्डयन काल है। ये यहाँ पर जो हमारा प्रक्षेप्य है ये कौन सा है, तिर्यक प्रक्षेप्य, मतलब ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो 2 गुणा u कितना है 50, sin 30 कितना होता है 1/2 डिवाइडेड बाई 10। ये यहाँ से अपन कैंसिल कर लेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया t बराबर 5 सेकंड। तो आंसर आएगा इसका 5 सेकंड। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ गया भाई, इसका हमारा आंसर क्वेश्चन का आंसर आ गया सी, मतलब 5 सेकंड, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्लियर होगी बात। ये क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का है। तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संचरण की दिशा, ये हमको क्या याद रखना है, संचरण की दिशा, संचरण की जो दिशा है वो एक्चुअली क्या होती है, E क्रॉस B होती है। संचरण की दिशा होगी E क्रॉस B, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या है, मतलब इसमें क्वेश्चन ये है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग y दिशा में जा रही है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा y दिशा है। उसके बाद में E x अक्ष की तरफ है। तो हम यहाँ पर इस चित्र को बनाएं तो ये एक्चुअली ऐसे हो जाएगा, ये -z इधर की ओर आ जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र इधर की ओर आ जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार से। इसका मतलब यहाँ पर यदि x अक्ष की तरफ हमारा विद्युत क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र को -z की तरफ होना पड़ेगा, ताकि इसका जो संचरण है वो संचरण की दिशा यहाँ पर हमारी कौन सी है भाई, हमारी जो y अक्ष हमारे क्वेश्चन के अनुसार। हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश तरंग y दिशा में संचरित हो रही है, मतलब ऊपर की ओर जाएगी। यदि किसी क्षण विद्युत क्षेत्र x अक्ष की ओर है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में, तो इसका आंसर आएगा -z। मतलब इस फॉर्मूले का आपको काम में लेना है। संचरण की दिशा क्या है, E क्रॉस B। यदि E x अक्ष की तरफ है तो B को आपको -z की तरफ करना पड़ेगा, तभी आपको संचरण की दिशा y अक्ष आएगी। इसका मतलब इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाया गया है। क्लियर होगी बात। तो हमारा आंसर आएगा इसमें -z। तो इसका आंसर आएगा भाई D। तो आपको अच्छी तरह समझ के जाना है। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैं आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन ला के दे रहा हूँ, आपको बस ध्यान से सुनना है क्लास को और ढंग से। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना यूट्यूब चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मतलब आगे से आगे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट लगवा सकूँ। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कंसेप्ट क्या है देखो, L बराबर कितना है 2.331 लंबाई है और चौड़ाई है 2.1। ये इनको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, सार्थक अंकों का क्वेश्चन है। क्लियर होगी बात, और उसके नियमों का क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पर गणित के अनुसार, मैथमेटिक्स के अनुसार जोड़े हम, तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा, इसका आंसर मैथमेटिक्स के अनुसार आ रहा है 4.431।
लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या है, यहां पर डेसिमल के आगे कितने अंक है, 3, मतलब 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। डेसिमल का मतलब दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 है, दशमलव के बाद 3 अंक है। इसमें क्या हो रहा है, 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो दशमलव के बाद इस संख्या में जो कि चौड़ाई है 1 अंक है, तो इसका जो उत्तर है इसमें भी दशमलव के बाद 1 ही अंक होगा। मतलब जो संख्या आप जोड़ने में काम में ले रहे हैं उन संख्याओं में दशमलव के बाद जितने न्यूनतम अंक है उतना ही उत्तर में भी न्यूनतम अंक आएंगे। तो इस नियम का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद न्यूनतम अंक कितना, 1 है, तो उत्तर में भी आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4.4। मतलब इसको यदि हम राउंड ऑफ करना चाहें, निकटन करना चाहें, तो भी ये 4.4 ही आएगा, क्योंकि ये जो 3 है ना ये 5 से कम है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 4.4। तो हमारा यहाँ से 4.4 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो आंसर क्या आ गया अपना, सी। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा राउंड ऑफ भी लग जाएगा इसमें, और इसमें सार्थक अंकों का टॉपिक है, उससे आपको समझना है क्वेश्चन। क्लियर होगी बात। नियम मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक तार का द्रव्यमान दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या दी हुई है और उसकी लंबाई भी दी हुई है। तो घनत्व के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो जो तार है हमारा वो क्या है, बेलनाकार है। तो तार बेलनाकार है तो इसमें πr² L इसका बेलन का आयतन हो जाएगा और ऊपर द्रव्यमान हो जाएगा। यदि हम इसको प्रतिशत त्रुटि में बदलें तो हमारा क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस फिर 2 इंटू डेल्टा r बाई r इंटू 100 प्लस डेल्टा l बाई l इंटू 100। मतलब इस फॉर्मूले से प्रतिशत त्रुटि का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर m है तो डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस ये जो पावर है 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा r बाई r इंटू 100 प्लस l को हम डेल्टा l बाई l इंटू 100 लिखेंगे। अब हम यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन से दिए हुए उससे सोल्व करेंगे। डेल्टा m मतलब यहाँ पर जो त्रुटि है वो कितनी है, ये है। डेल्टा m का मतलब 0.003, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ। m का मतलब वास्तविक द्रव्यमान है तो 0.3 इंटू 100, फिर ये हो गया हमारा प्लस, फिर 2, फिर त्रिज्या वाला हमारा यहाँ पर है। त्रिज्या से यदि हम देखते हैं तो ये कितना आ गया, 0.005 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100, फिर प्लस, फिर ये हमारी लंबाई है 6 प्लस माइनस 0.06। तो यहाँ से त्रुटि 0.06 डिवाइडेड बाई 6 और इंटू 100। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 0.003 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.3 अपॉन 0.3, फिर आ गया प्लस, इंटू प्लस हो गया, फिर 2 आ गया। इसको 0.005 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.5 अपॉन 0.5 आ जाएगा ये, प्लस 0.06 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, 6/6 अपन इसको लिख देंगे। अब इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे 1% आ जाएगा, प्लस इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये 2% आ जाएगा, प्लस इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1% आ जाएगा। अब इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4%। इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर जो हमने निकाला ये क्या है, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, मतलब अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो आंसर कितना आएगा, 4% आएगा। इसी प्रकार आपको हल करना होता है। जो पावर है वो आगे आ जाएगा, जैसे m की कोई पावर नहीं है तो कुछ भी आगे नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है, r² है, r की घात 2 है तो ये 2 आगे आ जाएगा। लंबाई की घात कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कुछ भी आगे नहीं आएगा। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए। तो ये प्रतिशत त्रुटि का हमारा क्वेश्चन है, इसमें आ जाएगा 4% आंसर आएगा। तो हमारा आंसर आएगा इसमें डी। क्लियर होगी बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट है तो आप पर्सनली मेरे YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और आप WhatsApp पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 किसका है? तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है इसमें कि एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, मतलब संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, अब संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज में हम क्या करते हैं, देखो x है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x/40 इक्वल टू 6/60, मतलब इस x में इस 40 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 6/60। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 6 से ये 6 कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आंसर आ गया हमारा 4 ओम। तो हमारा जो अज्ञात प्रतिरोध है ये क्या आएगा 4 ओम। तो हमारा 4 ओम कौन से ऑप्शन में है भाई, ए के ऑप्शन में, सी में, तो आंसर 4 ओम आ गया। आगे क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ अभी, आगे क्वेश्चन क्या है कि बैटरी द्वारा दी गई धारा भी हमको निकालनी है। तो बैटरी द्वारा दी गई धारा अपन यहाँ पर आई लिख देते हैं। अब ये जो डायग्राम में क्या होगा, देखो ये जो प्रतिरोध है 4 ओम का ये, और हमारा यहाँ पर लिख रखा है कि मीटर ब्रिज का जो ये तार है इसका 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध है 0.1 ओम। तो हम यदि यहाँ पर देखें तो इसका जो प्रतिरोध है ये कितना हो जाएगा 4 ओम, और इसका यहाँ पर जो 60 सेंटीमीटर का तार है इसका प्रतिरोध हो जाएगा 6 ओम। तो अब हम इसको यदि हम समझें तो 4 ओम और 4 ओम कौन से क्रम में हो जाएंगे, समांतर में, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा भाई 2 ओम आ जाएगा ये। और 6 ओम और 6 ओम दोनों कौन से में, समांतर में, तो इसका प्रतिरोध आ जाएगा ये 3 ओम आ जाएगा। और संतुलित अवस्था में होने के कारण यहाँ पर कोई धारा जाएगी नहीं, तो इनको अपन मिला देंगे इन बिंदुओं को। तो ये इस प्रकार से चित्र बन गया। अब हम यहाँ पर लगा देंगे इसकी बैटरी, तो ये 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर धारा हो जाएगी। अब ये दोनों 2 ओम और 3 ओम कौन से क्रम में, सीरीज में, इसका मतलब 5 ओम है। तो ये डायग्राम कैसे बन गया, ऊपर हमारा 5 ओम का प्रतिरोध है, नीचे हमारी 5 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ से हमको करंट निकालना है। तो ओम का नियम लगाएंगे तो धारा क्या होती है, विभवांतर अपॉन प्रतिरोध। विभवांतर कितना है 5 वोल्ट, प्रतिरोध कितना है 5 ओम, तो आंसर क्या आ गया 1 एम्पियर। इसका मतलब बैटरी द्वारा दी गई धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। समझ में आई बात? तो हमारा आंसर ये 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छी तरह करके जाना। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 किसका है, अभिकेंद्रीय बल का क्वेश्चन है। अभिकेंद्रीय बल हम कैसे निकालते हैं, अभिकेंद्रीय बल होता है हमारा F इक्वल टू mv²/r, मतलब ये हमारा अभिकेंद्रीय बल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हमारा, देखो 500 किलोग्राम द्रव्यमान, तो ये 500 किलोग्राम द्रव्यमान आ गया। उसके बाद में क्या है 50 मीटर त्रिज्या, तो हम यहाँ पर 50 मीटर त्रिज्या लिख देंगे। फिर यहाँ पर हमारा क्या आया 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी चाल है। क्लियर होगी बात? अब 36 किलोमीटर पर आवर चाल है, तो इसको हम बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है 36, इसकी जो स्पीड है v 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, 36 × 5/18 भाग देंगे तो अपना कितना उत्तर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी चाल है, तो ये आपको बदलना आना चाहिए। 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड होता है, सॉरी। तो 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आया 10 वेलोसिटी आ गई। तो 10 का होल स्क्वायर कितना होता है 100, ये 100 लिख देंगे। क्लियर होगी बात? अब हम इसको हल करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, फिर 5 से 5 कैंसिल, तो ये 10 आ गया, 10 × 100 1000 आ गया, तो 1000 न्यूटन आंसर आ गया। तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है mv²/r। अब आपको जो जो चीज़ दी हुई है उसको समझना। अब यहाँ पर समझना क्या था, वेग में, वेलोसिटी में क्या समझना था कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। बस ये चीज़ आपको काम में लेनी है, ताकि क्वेश्चन में सभी भौतिक राशि ऐसा ही पद्धति में हो जाएगी। समझ में आई बात? तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया 1000 न्यूटन। तो हमारा आंसर आ गया सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या है, इसमें क्या है कि स्थिर जल में नाव की चाल। तो इस प्रकार से अपन इसमें एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर एक डायग्राम बनेगा इस प्रकार का, और ऐसे हम इसको समझेंगे। ये यहाँ पर क्या है, ये नदी है, मतलब यहाँ पर नदी जा रही है इधर ये, और ये नदी का पानी का बहाव है इस साइड में। क्लियर है बात? कि स्थिर जल में नाव की चाल है 5 किलोमीटर पर आवर।
5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट, नाव की चाल, ठीक है। यह है न्यूनतम दूरी के पथ। तो न्यूनतम दूरी का पथ कौन सा है? ये इधर है, मतलब बोट इधर जा रही है, नदी इधर जा रही है, तो इन दोनों के प्रभाव से अल्टीमेटली लास्ट में बोट किधर जाएगी? इधर जाएगी, मतलब ये न्यूनतम दूरी हो जाएगी। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है, तो ये जो दूरी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे 1 किलोमीटर। और 15 मिनट का इसका समय, यदि इधर से ये जा रही है नाव, नदी के बहाव के कारण इधर से जाएगी ये, तो इसका जो टाइम है वो है 15 मिनट। तो 15 मिनट को हम लिख देंगे 1/4 घंटे, 15 मिनट बटा 60 मिनट, ठीक है। तो 1/4 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब हम यहाँ से हम बात करें तो इसकी ये है हमारी वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये इसका परिणामी है, मतलब नाव का वेग और नदी के वेग के कारण नाव इधर से जाएगी, तो ये इसका परिणामी वेग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये परिणामी वेग है, तो इसको हम बोलेंगे VBR। ये हमारा हो गया नदी का वेग, ये हो गया हमारा नाव का वेग। तो ये VB, ये VR, तो ये VBR हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? दूरी बटा समय। तो दूरी 1 किलोमीटर है, समय 1/4 है, तो आंसर आया 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा वेग है 5, ये हमारा वेग आया 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमको पूछा है। अब इस डायग्राम में साफ दिख रहा है, हमको पाइथागोरस काम में ले सकते हैं। यदि हाइपोटेनस 5 है, ये इधर यहाँ पर अभिलंब मान लो, इसको अपन 4 मान रहे हैं, तो ये 3 हो जाएगा। पाइथागोरस से निकाल देंगे। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें कि VR का होल स्क्वायर प्लस VBR का होल स्क्वायर इक्वल टू VB का होल स्क्वायर है। VBR का होल स्क्वायर प्लस VBR का होल स्क्वायर इक्वल टू VB का होल स्क्वायर। VR तो आपको फाइंड आउट ही करना है, इज इक्वल टू VBR कितना? 4 4 चौक 16 हो जाएगा ये। VB कितना है? बोट 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा 5 का। तो VR का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ से हमको क्या मिला? वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा आंसर आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये एक प्रकार से सापेक्ष वेग का क्वेश्चन है, सरल रेखीय गति में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को, सापेक्ष वेग के क्वेश्चनों को हमेशा चित्र बना के हल करें, आपको जल्दी सॉल्यूशन होगा और टाइम भी कम लगेगा। क्लियर होगी बात। तो ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 नंबर क्वेश्चन किसका है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का। हमारा पहले इसकी थ्योरी समझते हैं अपन कि क्वेश्चन क्या हमारा कि फोटोन की कुल ऊर्जा बराबर कार्य फलन प्लस गतिज ऊर्जा, ये हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा और समझें तो क्या आएगा? गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू फोटोन की ऊर्जा माइनस फाई नॉट, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हम दोबारा से लिखा है। अब इस वाले इक्वेशन की हम क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2, इससे करेंगे। तो यहां से हमको साफ दिख रहा है कि y अक्ष के ऊपर हम गतिज ऊर्जा को बना रहे हैं, ठीक है। तो y अक्ष पे हम गतिज ऊर्जा बना देंगे, x अक्ष के ऊपर हम आवर्ती बना रहे हैं, तो हमें स्ट्रेट लाइन मोशन मिल रहा है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या मिल रहा है? यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे x अक्ष पे ये क्या हो जाएगा? कार्य फलन, मतलब दहली आवृत्ति आ जाएगी। यहाँ ये दहली आवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि जो x अक्ष है वो हमारा आवर्ती वाली अक्ष है, y अक्ष हमारी गतिज ऊर्जा है, और यहाँ पर ये इसका अंतःखंड आ जाएगा। देखो c इक्वल टू आ जाएगा माइनस फाइव, मतलब ये माइनस फाइव नॉट आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब इस सरल रेखा का, ये हमको जो सरल रेखा है स्ट्रेट लाइन, ये हमारी जो सरल रेखा मिली है, इसका जो ढाल है वो तो क्या किसको व्यक्त करेगा? प्लांक नियतांक को व्यक्त करेगा। हमारे दिख रहा है यहाँ से ये m है और यहाँ पर ये h है, और इसका जो अंतःखंड है वो एक्चुअली किसको व्यक्त कर रहा है? कार्यफलन को। क्लियर होगी बात। तो अब हमारा क्वेश्चन यही है कि भाई कहाँ पर क्रॉस कर रहा है? ये -2 पर, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा को देखो इसमें y अक्ष की ओर बना रखा है और x अक्ष की ओर आवर्ती को बना रखा है। तो क्या क्वेश्चन है कि धातु का कार्यफलन क्या होगा?
तो कार्यफलन यहाँ से दिख रहा, देखो अंतःखंड होगा, इसका मतलब अंतःखंड कौन है, यहाँ पर है, इसका मतलब ये नीचे की ओर है, इसलिए -2 लगा हुआ, अदरवाइज आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इसका कार्यफलन आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन क्या होता है, मतलब प्रकाश सुगराई धातु के ऊपर यदि हम प्रकाश को आपतित कराएं तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके आपतित होने पर यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ऐसी उस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, कार्यफलन कहेंगे। समझ में आई बात। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें सी। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हमारा एक क्वेश्चन नंबर 21 है भाई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या, किसी लो के ऊपर, जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं तो लो आती है, किसी लो के ऊपर इसके अगल बगल की तुलना में ज़्यादा तापमान का अनुभव होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका आंसर क्या आएगा, संवहन, मतलब कन्वेक्शन। मतलब हमारे आसपास जैसे कोई भट्टी चलती है तो हमारे आसपास की जो वायु है वो संवहन के कारण ही उसमें ऊष्मा का संचरण होता है। समझ मेरी बात। इसका मतलब हमारे कमरे के अंदर जो हवा है वो एडजस्ट होती है, ऊपर रोशनदान से हवा, गर्म जो हवा होती है वो ऊपर जाके बाहर निकल जाती है, इसका मतलब मेंटेन होता है उसका टेम्परेचर कमरे का। तो इसको बोलते हैं संवहन। मतलब ये गुरुत्वाकर्षण पे आधारित एक विधि है और इसके अंदर जो कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, जिससे ऊष्मा का संचरण होता है। जैसे हम पानी उबालते हैं किसी पतीले में तो संवहन द्वारा ही पानी उबलता है। क्लियर होगी बात। तो ऊष्मा के संचरण की एक विधि है, तो आंसर आएगा इसका संवहन, कन्वेक्शन। क्लियर होगी बात। तो किसी लोक के ऊपर या अगल बगल की तुलना में ज़्यादा तापमान होता है तो उसका आंसर क्या है, संवहन के कारण ऊष्मा का संचरण हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि एक उत्तल लेंस विभिन्न पदार्थों का बना है और इसमें कितने प्रतिबिंबों की संख्या होगी। जैसे हम जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला है, हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, 1/f μ-1, तो 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई इसकी जो फोकस दूरी है वो इसके माध्यम पे निर्भर करती है, मतलब कौन से माध्यम का कांच बना हुआ है या लेंस बना हुआ है। अब यहाँ पर साफ दिख रहा है कि उत्तल लेंस एक नहीं है, 3 पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर जैसे 1 नंबर ये आ गया, 2 नंबर ये आ गया, 3 नंबर ये आ गया। तो जब 3 पदार्थ है तो 3 ही अपवर्तनांक है, और 3 ही अपवर्तनांक है तो 3 ही फोकस होंगे, इसका मतलब प्रतिबिंब भी 3 ही होंगे। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कितने बनेंगे, जितने पदार्थ है उतने ही प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो इसमें अपने पदार्थ कितने, 3 पदार्थों का लेंस बना हुआ है तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। इसका मतलब ये एक प्रकार से लेंस मेकर फॉर्मूले की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। समझ में आई बात। और यदि मान लो बाई चांस एक ही लेंस होता है जो अपने सिलेबस में होता है एनसीईआरटी में, उसके अनुसार यदि एक ही लेंस है, एक ही पदार्थ का बना हुआ है, इसका मतलब प्रतिबिंब भी एक ही बनेगा। क्लियर होगी बात। तो ये अपन को समझना था और कुछ नहीं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो 23 क्वेश्चन है कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि माध्यम की एकांक लंबाई में उपस्थित होने वाली तरंगों की संख्या। देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रकार से हमारे एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो इस अनुप्रस्थ तरंग में क्या बोल रहा है ये कि एकांक लंबाई में उपस्थित। तो यहाँ पर ये जो इसकी लंबाई है इसको हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, और इसमें कितनी तरंग है, एक तरंग है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे तरंग संख्या, वेव नंबर। तो तरंग संख्या को म्यू बार द्वारा व्यक्त करते हैं तो 1/λ आ जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब यहां पर दिख रहा है कि लैम्बडा दूरी में कितनी तरंग है, 1। तो फिर 1 मीटर में कितनी तरंग आएगी, 1/λ। तो उसी की बात हो रही है। एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, तरंग संख्या बोलते हैं, मतलब वेव नंबर। तो आंसर आएगा इसका बी। तो इसका मतलब 1/λ को हम तरंग संख्या बोलते हैं। एटम वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये। समझ में आई बात। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि एक सरल पेंडुलम है जिसका गोलक खोखला है और उसमें पारा भरा हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि इस पारे को गोले के बाहर निकाल दिया जाए, यदि यहाँ पर हम छेद कर दें तो पारा नीचे आएगा। इसको कैसे समझना है, देखो
कि पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, 2πl/g का अंडर रूट होता है, तो ये इसका आवर्तकाल है। जैसे हम इसमें छेद करेंगे, जैसे मान लो अभी इसमें छेद नहीं है तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक काउंट हो रही है, ये लंबाई है। और जैसे इसका छेद होगा, जैसे छेद होगा पारे का, तो ये जो पारा है नीचे निकलेगा, तो ये द्रव यहीं तक आ जाएगा। यहाँ तक आने से इसका द्रव्यमान केंद्र थोड़ा नीचे खिसकेगा, तो इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मतलब द्रव्यमान केंद्र यहाँ सेंटर की बजाय थोड़ा सा खिसक जाएगा, अर्थात इसकी जो प्रभावी लंबाई है, प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रभावी लंबाई बढ़ जाएगी। अब जब प्रभावी लंबाई बढ़ जाएगी तो इसके अंदर यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा साफ साफ समानुपाती है। तो जब प्रभावी लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इसके पारे का छेद करने से पारा धीरे धीरे नीचे जाएगा, तो इसकी प्रभावी लंबाई धीरे धीरे क्या होगी, मतलब बढ़ जाएगी। प्रभावी लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाएगा। इसका समझ में आई बात? तो इसका आंसर आ जाएगा बी। क्लियर होगी बात? तो ये अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन। क्लियर होगी बात? ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी असंपीड़ित द्रव के लिए आयतन मापांक का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हमारा ये क्या है, हुक का नियम है तरलों के लिए। तो यहाँ पर ये दाब हो गया, यहाँ पर दाब बराबर क्या होता है, -k डेल्टा V/V। मतलब इसको हम बोलेंगे प्रतिबल। ये हमारा बल्क मॉडुलस है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, या आयतन मापांक बोलते हैं इसको हम। और ये हमारे क्या है, विकृति है, मतलब आयतन विकृति है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये हमारी आयतन विकृति है। तो क्लियर होगी बात? ये तो अब ये विकृति का मतलब स्ट्रेन है। अब हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, k बराबर क्या होगा, P/डेल्टा V/V। मतलब इसको अपन मॉडुलस बना देंगे। तो यहाँ पर क्या मिल रहा हमको, क्वेश्चन क्या है कि असंपीड़ित द्रव। असंपीड़ित द्रव का मतलब क्या है, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक प्रकार से आदर्श द्रव है। तो जब ये आदर्श द्रव है तो डेल्टा V 0 हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले में हम डेल्टा V की जगह 0 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा अनंत। इसका मतलब आदर्श द्रव के लिए जो हमारा आयतन मापांक है, मतलब इसको अपन बल्क मॉडुलस कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, सी। क्लियर होगी बात? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है फुल सिलेबस का, एयरफोर्स का जो रिसेंटली एग्जाम होने वाला है उसके लिए। मैं आपके लिए बैक टू बैक 10 फुल सिलेबस के प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। आप इसी प्रकार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार हौसला बढ़ाते रहे, ताकि मैं आगे से आगे अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आऊँ। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मतलब मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है फिजिक्स क्लासेस कुचामन सिटी। और दूसरी एक और मैं आपको बात बता दूं कि मैं आपको एक दूसरी बात और बता रहा हूं कि भाई मैंने अभी रिसेंटली आपके लिए ये वाली जो किताब है ये पब्लिश की है। तो इस किताब के लिए आपको क्या करना है, इस किताब को खरीदने के लिए आपको अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको कमेंट मारना है और व्हाट्सएप के ऊपर आपको कांटेक्ट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सके। इस किताब में क्या कंसेप्ट है, इस किताब में लगभग 3000 क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है। मतलब हर चैप्टर में लगभग 100 क्वेश्चन है और पिछले 8-9 ईयर्स के जो क्वेश्चंस है वो चैप्टर वाइज दिए हुए हैं और हर चैप्टर में अलग से एक सेक्शन बनाया गया प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस किताब को पढ़ के जाएं और हमारे फुल सिलेबस के जो प्रैक्टिस सेट है उसका सॉल्यूशन फिजिक्स क्लासेस कुचामन सिटी जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर देखें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।